गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टाइम्स नाउ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह और आने वाले 10 घंटों में हम तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। टाइम्स नाउ भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में हम आपको देश दुनिया की हर खबर से वाकिफ कराएंगे। खबरें आपके काम की होंगी, आपके राज्यों की खबरें होंगी, साथ ही साथ वो चीजें भी बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। अंतरिक्ष में भारत ने एक और बड़ी छलांग लगाई है। इसरो ने अंतरिक्ष में सीसीटीवी लॉन्च किया है। धरती पर निगरानी के लिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से लॉन्चिंग की गई है। ये सीसीटीवी ऑर्बिट से भारत की तस्वीरें भेजेगा। बड़ी खबर आज की, एक बार फिर से भारत ने एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी छलांग लगाई अंतरिक्ष में। आई इन द स्काई नाम के EOS-03 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और इसकी मदद से, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसका नाम है, इसकी मदद से हम तमाम भौगोलिक स्थितियों का जायजा ले सकेंगे, अपनी सीमाओं को देख सकेंगे। साथ ही अगर जमीन पे, धरती पे पानी को लेकर, पहाड़ को लेकर, जंगलों में कोई परिवर्तन आता है तो उसको देख सकेंगे। आज सुबह 5:45 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्टेशन से इस EOS-03 ऑर्बिटल सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। यह फसल, फिजिकल कंडीशंस का बहुत सटीक निगरानी कर सकती है। साथ ही पाकिस्तान और चाइना से सटे हमारे जो बॉर्डर है, LOC और LOC और LAC, इन दोनों की निगरानी कर सकते हैं। GSLV Mk2 रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया। तो आज बहुत बड़ा दिन है। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक बार फिर से एक बड़ी कामयाबी इसरो को मिली है। निगरानी के लिए, प्रक्षेपण के लिए EOS-03 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। यह एक तरह का ऑर्बिटल सैटेलाइट है जो जमीन की भौगोलिक स्थिति पर निगाह रखेगा। पल पल में जो तब्दीलियां आती हैं प्रकृति में, फिजिकल जो कंडीशन चेंज होती है नेचर की, उन सब चीजों पर यह सैटेलाइट निगाह रखेगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया है आई इन द स्काई, यानी एक तरह का CCTV है जो पूरे भारत की निगरानी करेगा, चाहे वो फिजिकल कंडीशन हो, चाहे वो मौसम की बात हो, या फिर दुश्मनों से हमारी सुरक्षा। और अब देखिए 5 मिनट में राजनीति, क्राइम, खेल जगत की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है। कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने से पहले सदन के नेता पीयूष गोयल ने हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की मांग की है। संसद के मॉनसून सत्र के वक्त से पहले खत्म होने के विरोध में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद आज गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। सांसद विजय चौक तक पैदल मार्च भी निकालने वाले हैं। कांग्रेस ने आज लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग सुबह 10 बजे संसद में कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस में होगी। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कुल 17 बैठकें हुई जो 28 घंटे 21 मिनट तक चली। हंगामे की वजह से 76 घंटे 26 मिनट बर्बाद हुए। इस दौरान राज्यसभा में 19 बिल पास हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति कार्यक्रम के तहत संवाद करने वाले हैं। इसमें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों से PM मोदी बात करेंगे। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी की वारदात सामने आई है। मासूम से रेप के आरोप में पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हरियाणा के सोनीपत में 2 सगी नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। MP के ग्वालियर में 2 अगस्त को हुई युवती की मौत के मामले में हॉरर किलिंग का खुलासा हुआ है। युवती के पिता, भाई, ताऊ और ताऊ के लड़कों पर जबरन फांसी के फंदे पर लटकाकर युवती की हत्या का आरोप लगा है। राजस्थान के जोधपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने नगर निगम के एक क्लर्क को गिरफ्तार किया है। क्लर्क पर पेंशन बेनिफिट शुरू करने के बाद 5,000 रुपए घूस लेने का आरोप है। मुंबई नारकोटिक्स सेल ने 2 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी चूना भट्टी इलाके से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से जुड़े सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे रिजल्ट कमेटी द्वारा तय किए गए 10वीं 12वीं के रिजल्ट की विस्तृत जानकारी जारी करें। इसके जरिए स्टूडेंट्स ये तय कर सकेंगे कि उन्हें अगस्त में होने वाले इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में शामिल होना चाहिए या नहीं। MP बोर्ड की 10वीं 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एग्जाम्स सितंबर में कराए जाएंगे। इसके लिए छात्रों से 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में फॉर्म भरवाए गए हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के सभी नॉन टेक्निकल कोर्सेज की परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा 28 और 29 अगस्त को होगी।
आईआईटी मद्रास ने साल 2020 में शुरू हुए डेटा साइंस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं। खास बात यह है कि इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को जेईई के स्कोर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर के करीब 600 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन 10 अगस्त से शुरू हो चुकी है। लियोनेल मेसी के पीएसजी फुटबॉल क्लब में शामिल होने के बाद उनके फैंस में काफी उत्साह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेसी का जमकर स्वागत किया गया। आज से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुरू होगा। सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और सपोर्ट स्टाफ में बदलाव हो सकता है। यूएई में टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इस पर फैसला आ सकता है। बीसीसीआई ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि अब छक्का लगने के बाद बॉल बदल दी जाएगी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान हो गया है। बांग्लादेश के ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने मंत्रियों को चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी बरतें। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार पैर पसार रहा है। तालिबान ने नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान के 3 और प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इसमें कहा गया कि तालिबान 90 दिन में काबुल पर कब्जा कर लेगा। अल्जीरिया में जंगल में लगी आग लगातार बेकाबू होती जा रही है। आग के चलते 20 से ज्यादा सैनिकों समेत अब तक 40 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ग्रीस में जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए करीब 2500 फायर फाइटर्स इस वक्त जुटे हैं। आग के कारण अब तक कई गांवों को खाली करवाया जा चुका है। और संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, लेकिन इस दौरान खूब हंगामा बरपा। कामकाज ज्यादा नहीं हो पाया, अलबत्ता अब राजनीति गर्म हो रही है। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने किसानों के नाम पर जो हंगामा किया, उससे आहत उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राज्यसभा में भावुक हो गए। लेकिन सवाल यही है, हंगामा करने वाले प्रताप सिंह बाजवा ने ऐसा क्यों किया और क्या उन्हें अपनी करनी पर कोई अफसोस है? इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। – 2009 में 6 करोड़ 80 लाख 53,249 रुपए, 2014 में 24 करोड़ 70 लाख 69,039 रुपए, 2019 में 28 करोड़ 16 लाख 96,143 रुपए। ये कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की संपत्ति का लेखा जोखा है। वही बाजवा जिन्होंने संसद में बवाल किया, सदन की मर्यादा को तार तार किया, लोकतंत्र को शर्मसार किया। प्रताप सिंह बाजवा की संपत्ति 10 साल में 4 गुना बढ़ गई। उनकी मौजूदा संपत्ति है 28 करोड़ 16 लाख 96,143 रुपए। मतलब ये कि बाजवा के पास खूब पैसे हैं, अकूत दौलत है, नोटों से जेब और अकाउंट भरा हुआ है। इसीलिए उन्हें न तो देश की चिंता है, न देशवासियों की, न किसान की और न ही जनता के पैसे की। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति की चिंता है। पंजाब में चुनाव होने वाला है और इसीलिए बाजवा किसानों के नाम पर वोटों की फसल काटना चाहते हैं। बाजवा के बवाल और बवाल पर उनका बयान इसी प्योर पॉलिटिक्स की पुष्टि कर रहा है। मुझे किसी बात का खेद नहीं, किसी बात का खेद नहीं। 100 दफा मौका मिलेगा, 100 दफा ये मैं काम करूंगा। बाजवा ने संसद की साख पर जिस तरह बट्टा लगाया, उससे पूरा देश सख्ते में आ गया। सदन की गरिमा को सरेआम रौंद दिया गया तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की आंखों में आंसू आ गए। I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible in such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this august House to hit such a low yesterday.
लोकसभा अध्यक्ष को बेबस होकर अफसोस जाहिर करना पड़ा। जो सत्र नहीं चला उसकी वेदना मुझे है और कोशिश करूंगा कि आने वाले सत्र में और चर्चा करूं और संवाद करूं ताकि सदन चले। ये बात सही चिंता है आपकी कि करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की कार्रवाई के लिए। जब संसद नहीं चलती तो जनता भी व्यथित होती है, दुखी होती है और मैं विशेष रूप से बहुत व्यथित और दुखी होता हूं। बाजवा के बवाल से देश को दुख है, लेकिन उन्हें शर्म नहीं, अफसोस नहीं। मुझे किसी बात का खेद नहीं, किसी बात का खेद नहीं। 100 दफा मौका मिलेगा, 100 दफा ये मैं काम करूंगा। अगर आप हमें अगर हमारी आवाज आप सुनोगे नहीं, यहाँ डिस्कशन करो, नहीं तो ये होगा। बिल्कुल खेद नहीं है, किसानों के लिए हम हर काम करने को तैयार। ये कहते हैं सजाएं देंगे, मैंने कहा आप जेल भेजो भाई, सस्पेंशन तो बहुत छोटी सजा है, जेल में भेजो हमें। हम गोली खाने के लिए, फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। हंगामेबाज सांसदों की, सियासतदानों की यही वो सोच है जो संसद को शर्मसार करता है। ये सोच कब बदलेगी, ये सिलसिला कब रुकेगा, खुदा जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बाजवा की इन तस्वीरों को देखने के बाद सिर्फ देश शर्मसार नहीं है, पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है और वो हमारे बारे में बात कर रही है। अब देखिए 5 राज्यों की 5 अहम खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली के नांगल गांव में 9 साल की मासूम से रेप पर लोगों का गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि राजधानी एक बार फिर शर्मसार हुई है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 6 साल की मासूम से दरिंदगी की वारदात सामने आई है, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। एक बार दिल्ली फिर शर्मसार हुई है। कैंट के बाद इस बार त्रिलोकपुरी की एक बच्ची हमारी इससे पीड़ित हुई है। दरिंदे ने उसको नोचा है, उसके साथ रेप किया है। बच्ची कहाँ गई है, पुलिस कहाँ लेके गई, नहीं बताया जा रहा है। मैं LBS अस्पताल पहुंचा हूं, यहाँ आने पे पता चला है कि बच्ची को पुलिस लेके गई है। माँ बाप का सीधा आरोप है कि पुलिस दबाव डाल रही है कि ये आरोप वापस ले लें। मासूम से रेप के आरोप में पुलिस ने पड़ोसी को गिरफ्तार किया है और उसी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन परिजन के साथ ही स्थानीय विधायक रोहित मेहरोलिया ने भी पुलिस पर परिवार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस का जो रवैया है, जिस प्रकार से दिल्ली कैंट में नजर आ रहा था वैसे यहाँ पर नजर आ रहा है कि लगातार पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप इसको वापस ले लीजिए। फिलहाल पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। लेकिन देश की राजधानी में बेटियों की सुरक्षा पर इस बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। दिल्ली में दलित बच्ची से रेप समेत कई मामलों को लेकर कांग्रेस आज हल्ला बोल करने जा रही है। पार्टी ने दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाकर आज जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे एक सभा बुलाई है। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। AICC के SC डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर नितिन राउत समेत कई नेताओं ने इसको लेकर ट्वीट कर जंतर मंतर पर जुटने की अपील की है। कांग्रेस दावा कर रही है कि देश में दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। ऐसे में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संसद का घेराव करने जा रहे हैं। हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली के नांगल गांव में 9 साल की दलित मासूम से रेप की वारदात सामने आई थी, जिसको लेकर राहुल गांधी समेत पार्टी नेता कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और सरकार को घेरने में जुटे हैं। ऐसे में आज कांग्रेस ने दलितों के लिए सड़क पर उतरने का ऐलान किया है और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। ऐसे में एक बात तो तय है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस रंग में आने लगी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री देने का आरोप लगा है। कोर्ट ने यूपी बीजेपी के दिग्गज नेता केशव मौर्य की डिग्री की जांच के आदेश दिए हैं। फर्जी डिग्री के आरोपों पर सुनवाई करते हुए प्रयागराज की ACJM कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 बिंदुओं पर SHO कैंट से शुरुआती जांच कर 7 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। दरअसल मौर्य पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग अलग चुनाव लड़े हैं। चुनाव के हलफनामे में फर्जी सर्टिफिकेट लगाने के आरोपों पर सुनवाई करते हुए ACGM नम्रता सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य की हिंदी साहित्य सम्मेलन की डिग्री की जाँच के आदेश दे दिए हैं। अब इस मामले में 25 अगस्त को अगली सुनवाई होने वाली है। अगर जांच में ये डिग्री फर्जी पाई जाती है तो मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
टोक्यो ओलंपिक में तिरंगा लहराने वाले भारतीय खिलाड़ियों की वतन वापसी पर जोरदार स्वागत हुआ था। मेडल जीतने वाले ओलंपियंस पर इनामों की बौछार भी हुई। एथलीट्स के स्वागत और सम्मान का यह सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में पंजाब सरकार ने आज खिलाड़ियों के सम्मान के लिए एक समारोह का आयोजन किया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मेंस हॉकी टीम से जुड़े पंजाब के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। इसी समारोह के दौरान पंजाब के खिलाड़ियों के साथ ही जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को कुल 32 करोड़ से भी ज्यादा के इनाम राशि से सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह में राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर विशेष मेहमान होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल और सीएम अमरिंदर खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। वहीं रात को सभी खिलाड़ियों के लिए डिनर पार्टी का भी आयोजन किया गया है। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 7 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें हॉकी मेंस टीम भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका है। ऐसे में आईटीबीपी के जवानों ने हादसे में लोगों को बचाने और रोड क्लियर करने के लिए रात में भी लगातार ऑपरेशन चलाया। दरअसल किन्नौर के निगुलसरी में नेशनल हाईवे नंबर 5 पर लैंडस्लाइड की वजह से वाहन चपेट में आ गए थे। उनमें सवार 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रेस्क्यू कर 13 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। रेकोंग पीओ से शिमला के मेन रोड पर हादसे के बाद से राहत और बचाव का काम चल रहा है। हमने बड़े जो जेसीबीज 3 जेसीबीज लगाए और प्रोक्लेन्स हमने डिप्लॉय कराए और साथ में गाड़ियां लगवाई, जो 11 गाड़ियां लगाई और फूड सप्लाईज हमने की। साथ में इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो भी लोग आएंगे उनके लिए कपड़े और उनके दवाइयाँ, मेडिसिन, डॉक्टर अपना पूरे मेडिसिन लेके आया हुआ है। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है और मरने वालों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। और बीते कुछ दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रही है। राहुल गांधी ने इस इंस्टा पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस पोस्ट में देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का जिक्र है। यह खबर सच्ची है गलत, इसका फैक्ट चेक हमने किया। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए इस खबर की सच्चाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया। उन्होंने इस पोस्ट के साथ कुछ फोटो अपलोड की, जिसमें नीरज चोपड़ा के कुछ ट्वीट भी थे। राहुल ने जो फोटो पोस्ट की उसमें बकौल नीरज ने यह लिखा था, आपने जो खिलाड़ियों को इनाम राशि देने का वादा किया था, कृपया उसे पूरा करें ताकि हम इन चीजों से ध्यान हटाकर अपना पूरा फोकस आने वाले ओलंपिक खेलों पर लगा सकें और अपने देश और राज्य का नाम रोशन कर सकें। राहुल के इंस्टाग्राम पोस्ट में नीरज चोपड़ा के नाम से एक ट्वीट का जिक्र किया गया था। फोटो में लिखा दिख रहा है, सर जब हम मेडल जीत कर आते हैं तो पूरा देश खुश होता है और आप भी गर्व से कहते हैं कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने खेल जगत पे अपनी अलग से छाप छोड़ी है। दूसरे राज्य भी हरियाणा की मिसाल देते हैं। कृपया करके इस मिसाल को कायम रहने दीजिए। राहुल गांधी ने नीरज चोपड़ा के इसी ट्वीट को लेकर सरकार पर तंज किया। राहुल गांधी ने इस पोस्ट के साथ लिखा है कि ये वीडियो बहुत हो गया, अब इनाम की राशि भी दो। दरअसल पीएम मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले कई खिलाड़ियों से फोन पर बातचीत कर बधाई दी। नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को भी उनके गोल्ड मेडल जीतने के बाद फोन करके बधाई दी थी। टाइम्स नाउ नवभारत ने राहुल गांधी के इस पोस्ट की छानबीन की। राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है वो तो नीरज चोपड़ा का ही है, लेकिन उनका ये ट्वीट अभी का नहीं बल्कि 26 जून 2019 का है। टाइम्स नाउ नवभारत की फैक्ट चेक में ये पता चला कि ये ट्वीट तो नीरज चोपड़ा का है ही नहीं, लेकिन ये अभी का नहीं 26 जून 2019 का है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात करते हैं आपके काम की 5 बड़ी खबरों की, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से जुड़े सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे रिजल्ट कमेटी द्वारा तय किए गए 10वीं 12वीं के रिजल्ट की विस्तृत जानकारी जारी करें। इसके जरिए स्टूडेंट्स ये तय कर सकेंगे कि उन्हें अगस्त में होने वाले इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में शामिल होना चाहिए या नहीं। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह निर्देश एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे एडवोकेट रवि प्रकाश गुप्ता ने कहा कि मॉडरेशन नीति के चलते कई स्टूडेंट्स के नंबर कम हुए हैं। इस नीति के तहत 3 सालों की परीक्षा के हाईएस्ट एवरेज मार्क्स के आधार पर रिजल्ट तय किया गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स को यह बताना जरूरी है कि इस नीति के आधार पर उनके मार्क्स कैसे कम हुए हैं। एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एग्जाम्स
सितंबर में कराए जाएंगे। इसके लिए छात्रों से 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में फॉर्म भरवाए गए हैं। लेकिन परीक्षा फॉर्म भरने के बाद भी अगर कोई छात्र परीक्षा नहीं देना चाहता है तो वे 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन रद्द करा सकते हैं। एमपी बोर्ड के जनसंपर्क अधिकारी SK चौरसिया ने बताया कि विशेष परीक्षा के लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच MP ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। एग्जाम में शामिल स्टूडेंट्स को विशेष परीक्षा के आधार पर दूसरा फाइनल रिजल्ट ही मान्य होगा। स्टूडेंट्स को एक रिजल्ट अभी मिल गया है, अगर वो परीक्षा देते हैं तो उनका दूसरा रिजल्ट ही मान्य होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के सभी नॉन टेक्निकल कोर्सेज की परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा 28 और 29 अगस्त को होगी। इस बारे में UGC ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA देश भर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम कराए जाएंगे। UGC ने सभी कैंडिडेट्स को सलाह दी है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा कोर्सेज के लिए एक ही तारीख और समय का चयन ना करें। आयोग ने सभी कैंडिडेट्स को परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले खुद एग्जाम गाइड को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। IIT मद्रास ने साल 2020 में शुरू हुए डेटा साइंस प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं। खास बात यह है कि इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को JEE के स्कोर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैंडिडेट्स 12वीं के मार्क्स के आधार पर इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकेंगे। इस कोर्स को कैंडिडेट्स ऑनलाइन मोड में किसी भी जगह से कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए कोई एज लिमिट तय नहीं की गई है। इसे किसी भी एज के कैंडिडेट्स कर सकते हैं। साथ ही कॉलेज स्टूडेंट्स अपने पहले से चल रहे ऑन कैंपस कोर्स के साथ साथ इस प्रोग्राम को भी कर सकते हैं। IIT मद्रास प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में BSc डिग्री और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने वाला विश्व का पहला संस्थान बन गया है। IDBI बैंक लिमिटेड ने असिस्टेंट मैनेजर के करीब 600 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन 10 अगस्त से शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए 650 पदों पर नियुक्ति की जानी है। आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त तक जारी रहेगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और काम की खबरों के बाद मॉर्निंग प्राइम टाइम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत, साथ रहिएगा। चल लौट।